हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी संधियां हुई हैं, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग का भी ये बहुत फेवरेट है। देखिए होता क्या है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि युद्ध के संधियों के वर्ष में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। अलग अलग किताबों में एक आध दो साल का जो है डिफरेंस दिखा जाता है। इसीलिए आयोग ने अपना एक पैटर्न बदला है। अब वो क्या करता है, सीधे जो है युद्ध दे देगा और सीधे जो है संधि दे देगा और बोलेगा कि उनको इनके कालक्रम के अनुसार लगाए। मतलब कि वो खुद जो है वर्ष लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर एक बार भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये हमारा जो एग्जाम है ये कई महीनों तक आगे खिंच जाएगा। और आयोग जो है अभी इतने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि वो जल्दी जल्दी जो है रिजल्ट निकालने पे लगा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग अभी पहले आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं और जितनी भी संधियां हुई हैं उनका हम रिवीजन करते हैं और शुरुआत करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध से। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो टाइम पीरियड होता है ये 1746 से 48 के बीच में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो युद्ध होता है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित रहता है। लेकिन जो तत्कालीन कारण रहता है वो क्या रहता है कि ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट क्या करते हैं कि फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लेते हैं और इससे जो है फ्रांस मतलब कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो है तनाव बढ़ जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इस युद्ध के एक अंग के रूप में सैनथोम या अडियार का युद्ध भी लड़ा गया था। महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज जो फ्रांसीसी सेना के जो रहते हैं नेतृत्व करता रहते हैं उनके मध्य में होता है और इसमें फ्रांसीसी सेना विजयी रहती है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है इसी का परिणाम होता है एक्सला चैपेल की संधि। ये एग्जाम में कई बार आया है, इसका आप ईयर याद रखेंगे 1748। ब्रिटिश फ्रांसीसी शत्रुता इसमें समाप्त हो जाती है। फ्रांसीसी उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग के बदले मद्रास अंग्रेजों को सौंप देते हैं एक्सला चैपेल की संधि से। ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1749 से 54 के बीच में होता है, जिसका कारण रहता है हैदराबाद व कर्नाटक के क्षेत्र में उत्तराधिकार संघर्ष में दोनों कंपनियों का उलझ जाना, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजों की कंपनी। तो हैदराबाद में नासिर जंग व मुजफ्फर जंग का प्रभाव रहता है, कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब का प्रभाव रहता है। लेकिन जो समर्थन मिलता है अंग्रेजों का, जो क्लाइव रहता है वो समर्थन देता है नासिर जंग को हैदराबाद में और कर्नाटक में अनवरुद्दीन को देता है। वहीं डुप्ले जो है कर्नाटक में चंदा साहब को देते हैं और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में देते हैं। ये आप याद रखिएगा। इसी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में ही एक और युद्ध होता है जिसका नाम होता है अंबूर का युद्ध। ये कई बार एग्जाम में आया है। 3 अगस्त 1749 को होता है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ अनवरुद्दीन की सेना होती है और इसमें अनवरुद्दीन परास्त हो जाता है, जिसके बाद जो है चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है अंबूर का युद्ध। अर्कोट की घेराबंदी कब हुई थी? 1751 में हुई थी। कई बार एग्जाम में आया है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लाइव के इस रणनीति ने डुप्ले का वर्चस्व जो है समाप्त कर दिया था, इसीलिए अर्कोट की घेराबंदी जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। कर्नाटक के द्वितीय जो युद्ध होता है उसका जो परिणाम होता है ये पौंडीचेरी की संधि रहती है। 1755 में ये होती है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य में दोनों देश भारतीय राजाओं के विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा इस संधि के थ्रू जो है अपनाया जाता है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1758 से 63 के बीच में होता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित रहता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था और इंग्लैंड ने प्रशा का पक्ष लिया था तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान। भारत में 1758 में फ्रांसीसी जनरल आर्थर डी लैली की सेना ने अंग्रेजों के किलों पर कब्जा कर लिया था। यह भी जो है तत्कालीन कारण बन गया था। और उसके बाद होता है वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को। कई बार एग्जाम में आया है। ये आप मंथ और ये डेट ये पूरा आप याद रखेंगे, क्योंकि देखा था ना आपने एपीएस के एग्जाम में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है वो मंथ वाइज मतलब कि डेट वाइज पूछ लिया था कि डेट क्या है। आपको ऐसे ही 16, 17, 18 मार्च जो है डेट दे दिया गया था। वांडीवास का युद्ध जो होता है अंग्रेजी जनरल आइरे कोटे ने काउंट डी लैली की सेना को परास्त कर दिया था। ये आप ध्यान रखेंगे।
पौंडीचेरी, तीसरे कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी, जिंजी और माहे पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हो जाता है और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद होती है पेरिस की संधि 1763 में, और के तहत जो है सप्तवर्षीय युद्ध जो है समाप्त हो जाता है और यहीं पे कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें एक्स ला चैपेल की संधि हुई थी, दूसरे वाले में पौंडीचेरी की संधि हुई थी और तीसरे वाले में पेरिस की संधि हुई थी। ये तीनों क्रम भी आप याद रखेंगे, एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी प्रश्न जो है जनरेट कर सकता है। मैं पहले भी बता दिया हूं, अभी आपको मैंने पुनः याद कराया कि जो वर्ष होते हैं उसमें क्या होता है कि 1-2 साल का जो है डिफरेंस दिख जाता है अलग अलग किताबों में, और इसीलिए जो है विवाद से बचने के कारण आयोग अब क्या करता है कि कोई भी संस्था हो गया, जैसे आधुनिक भारत में संस्थाओं का क्रम भी पूछता है, आधुनिक भारत में जो है युद्धों का क्रम भी पूछा जाता है, आधुनिक भारत में काल क्रमेण की जो घटनाएं आती हैं उनका भी क्रम जो है पूछा जाता है। तो उसमें आयोग जो है अब वर्ष देने से बच रहा है, वो सीधे सीधे जो है आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनको इनके काल क्रम के अनुसार लगाएं। तो इसलिए अगर 1-2 वर्ष का ऊपर नीचे होगा तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ये एग्जाम में आता हुआ दिखाई देता है। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1767 से 69 के बीच में होता है। हैदर अली एक तरफ होते हैं और दूसरी तरफ जो अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता होते हैं उनका नाम रहता है लॉर्ड वेरेलिस्ट, ये आप नाम याद रखेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध में ही मद्रास की संधि होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो पहला होता है इसमें मद्रास की संधि होती है और इस संधि के माध्यम से दोनों हैदर अली और लॉर्ड वेरेलिस्ट यानी कि अंग्रेज एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा देते हैं, लेकिन हैदर अली ने कुरूर क्षेत्र जो है वापस नहीं किया था। अंग्रेजों ने सहायता देने का इस संधि के माध्यम से वादा किया था जब भी कभी युद्ध की स्थिति बने, यानी कि अगर करना जो है मैसूर पे कोई युद्ध करता है तो उसमें जो है मद्रास की संधि के थ्रू जो है अंग्रेज सहायता देने का वचन दिए थे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1780 से 84 के बीच में, ये भी आप याद रखे रहिएगा। 1781 में क्या होता है, इसी के बीच में पाटोनोवा का युद्ध होता है हैदर और आयरकूट के बीच में। 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है और फिर क्या होता है कि आयरकूट के बाद जो है नेतृत्व मिल जाती है मैथ्यूज के पास चली जाती है नेतृत्व। 1783 में टीपू ने मैथ्यूज को बंदी बना लिया और फिर होता है मैंगलोर की संधि, ये आप संधि याद रखे रहिएगा। टीपू और लॉर्ड मर्काटनी के बीच में, किसके बीच में, लॉर्ड मर्काटनी के बीच में, जीते हुए क्षेत्र ये दोनों आपस में एक दूसरे को वापस कर देते हैं। अच्छा, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन रहता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ये भी एग्जाम में लगातार आया हुआ प्रश्न है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1790 से 92 के बीच में होता है। बंगाल के जो गवर्नर रहते हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं। टीपू का त्रावणकोर पे हमला होता है और आरोप लगाते हैं अंग्रेज कि टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद करना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, टीपू बनाम मिडोज हो जाता है, यानी कि टीपू और मिडोज के बीच में युद्ध होता है जिसमें मिडोज की हार हो जाती है। मिडोज जो है अंग्रेजी जो है सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। फिर होता है टीपू और कॉर्नवालिस के बीच में युद्ध, यानी कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना के बीच में एक और युद्ध होता है जिसमें कॉर्नवालिस जो है नेतृत्व कर रहे होते हैं और फिर उसका परिणाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कई बार एग्जाम में आया है। इस संधि के द्वारा आधा मैसूर जो है अंग्रेजों को मिल जाता है। युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए टीपू को 3.3 करोड़ रुपए जो है अंग्रेजों ने दिए थे, ये भी आप ध्यान रखें। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब होता है, ये होता है 1799, 17 अप्रैल 1799 को। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेजली रहता है। टीपू और स्टुअर्ट जो अंग्रेजी नेतृत्व करता रहते हैं वो स्टुअर्ट रहते हैं, जिसमें स्टुअर्ट जीत जाते हैं। फिर होता है टीपू और जनरल हैरिस के बीच में युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेज नेतृत्व करता हैरिस होते हैं जिसमें जो है हैरिस जीत जाते हैं। लॉर्ड वेलेजली का भाई आर्थर वेलेजली भी इसमें शामिल होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेजली का भाई आर्थर वेलेजली भी युद्ध में शामिल होता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब हम चलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शिवाजी की जयंती मनाई गई थी वो आगरा के किले में मनाई गई थी। तो आंग्ल मराठा युद्ध आप लोग जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
तो थोड़ा इसकी हम पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लें, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। 1772 में क्या होता है कि माधव राव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नारायण राव जो है ये 5वें पेशवा बन जाते हैं। नारायण राव की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी होती हैं गंगाबाई, ये अपने छोटे बेटे माधव राव नारायण राव को द्वितीय को नाना फडणवीस की मदद से पेशवा की गद्दी पर बैठा देती हैं। रघुनाथ राव पेशवा की गद्दी के लिए अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए शरण लेता है और फिर उसी का परिणाम होता है अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि होती है 1775 के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर होता है आंग्ल मराठा युद्ध, जो है इसका जो है मतलब इसकी जो है शुरुआत होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1775 से 82 के बीच में होता है। आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, ये आप ध्यान रखेंगे। मुगल शासक कौन था? ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। शाह आलम द्वितीय था। पेशवा कौन था? माधव राय नारायण राव द्वितीय, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेज जो है युद्ध शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक संधि होती है जिसका नाम रहता है पुरंदर की संधि। क्या नाम रहता है? पुरंदर की संधि नाम रहता है, जो कि 1776 में होती है। अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता क्रमशः कर्नल किटिंग, कर्नल अपटन, कर्नल एगटस और कर्नल कार्क बक रहते हैं। ये नाम भी आप याद रखिएगा। कभी कभी जो है आयोग बहुत ही डिफिकल्ट जब क्वेश्चन बनाता है तो ऐसे नाम वो अक्सर जो है लेता है एग्जाम में। और मराठा नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? पहले आंग्ल मराठा युद्ध में महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर रहते हैं। युद्ध का अंत जो है सालाबाई की संधि से होता है और सालाबाई की संधि जो है ये 1782 में होती है, ये आप याद रखे रहिएगा। इस संधि के माध्यम से रघुनाथ राव की मदद अब अंग्रेज नहीं करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। अंग्रेज और मराठा 20 वर्ष तक युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये इसी संधि का परिणाम था। रघुनाथ राव को 25,000 पेंशन वार्षिक तौर पे अंग्रेज जो है देना शुरू कर देते हैं सालाबाई की संधि के बाद। और एक और फैक्ट है वो ये है कि बड़ौदा के गायकवाड़ ही एकमात्र राज्य थे जो कि आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात कर ले, 1803 से 6 के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है। यह युद्ध रघुनाथ राव के अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय की मूर्खता का परिणाम रहता है। 1795 में पेशवा माधव राव की आत्महत्या के बाद बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बन जाता है। नाना फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मराठों में मतभेद जो मतलब कि होने लग जाता है और उसी का अवसर जो है अंग्रेजों को मिल जाता है मराठाओं पे कब्जा करने का। 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ लेने के लिए जो है ये युद्ध जो है मतलब कि शुरू होता है। अब युद्ध मतलब कि इसकी शुरुआत कैसे होती है? होता क्या है कि जसवंत राव होलकर जो है ये पुणे पर आक्रमण कर देते हैं। कहां करते हैं? आक्रमण करते हैं। और फिर जो पुणे में रहते हैं दौलत राव सिंधिया और उनके साथ मिलकर बाजीराव द्वितीय जो है ये जसवंत राव होलकर के जो भाई रहते हैं विठू जी, उसकी जो है हत्या कर देते हैं। ये जो है युद्ध यहीं से शुरू हो जाता है। सिंधिया व पेशवा पराजित हो जाते हैं तथा भयभीत बाजीराव द्वितीय जो है ये बसीन भाग जाता है विठू जी की हत्या करके। फिर होता है बसीन की संधि 1802 में, ये आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संधि के माध्यम से पुणे की विदेश नीति पर अंग्रेजों का पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। बाजीराव द्वितीय ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं और अंग्रेज कंपनी को सूरत शहर मिल जाता है। सूरत जो शहर होता है वो बसीन की संधि से ही अंग्रेजों को मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1803 में असाई के युद्ध, असाई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, असाई के युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया व भोसले को पराजित किया तथा अंग्रेज व भोसले के मध्य देवगांव की संधि होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। दिसंबर 1803 में लासड़वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया को पराजित किया और सूजी अर्जुन गांव की संधि की। डींग और फारूकी के युद्ध में 1805 में अंग्रेजों ने होलकर को पराजित किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। राजापुर की संधि जो 1805 में होती है जॉर्ज बर्लो और होरकल के मध्य होती है। ये इस संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में कई संधियां होती हैं, जैसे राजापुर की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बसीन की संधि, और तो ऐसे कई संधियां होती हैं। इनका भी क्रम जो है आयोग लगातार एग्जाम में पूछता आया है, ये आप याद रखेंगे।
तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1817 से 18 तक रहता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। इसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान ही अंततः तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में बदल जाता है। हेस्टिंग जो रहते हैं यही जो है पिंडारियों का दमन भी कहते हैं, और पिंडारी का जो सर्वप्रथम उल्लेख होता है वो 1789 में संभाजी पर हुए मुगल आक्रमण के दौरान होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाजीराव प्रथम के समय मराठाओं का पिंडारियों ने साथ भी दिया था, ये भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अन्य एक जो तत्कालीन कारण था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का, वो ये था कि पेशवा के मंत्री ने गायकवाड़ के दूत की हत्या कर दी थी, जिससे अंग्रेजों को एक अवसर मिल गया मराठाओं पे कब्जा जमाने का। युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेतृत्व में मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय जो है नेतृत्वकर्ता होते हैं। अंग्रेजी जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो जो है हेस्टिंग रहते हैं, और मराठाओं के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वो बाजीराव द्वितीय होते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने तीन पिंडारी नेताओं के विरुद्ध भी संघर्ष किया था। ये तीन पिंडारी नेता कौन कौन थे? चीतू थे, वासिल मोहम्मद थे और करीम खां थे, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। फिर लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो अलग अलग जो है राजाओं के साथ संधि करते हैं, जैसे भोसले के साथ करते हैं नागपुर की संधि 1816 में, पेशवा के साथ करते हैं पुणे की संधि जून 1817 में, सिंधिया के साथ करते हैं ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध में कई संधियां हुई हैं, तो वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम इन आंग्ल मराठाओं युद्ध के बीच में जितनी भी संधियां हुई हैं इनका हम लोग क्रम देख लेते हैं। संधियों के उल्लंघन के बाद जो है अंग्रेजी सेना एक अभियान करती है। खिरकी का युद्ध होता है, उस अभियान में पेशवा के विरुद्ध, शीतलवाड़ी का युद्ध होता है सिंधिया के विरुद्ध, और महीदपुर का युद्ध होता है होलकर का युद्ध, जिसमें ये तीनों जो है पराजित हो जाते हैं अंग्रेजों से। उसके बाद क्या होता है कि पुणे को 1817 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है, और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठुर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर एक बार रिवीजन इसका जरूर करिएगा। और चलिए एक बार आंग्ल मराठा युद्ध से हमको याद आया कि एक बार क्यों ना इसकी संधि जो है हम लोग क्रम से देख लेते, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ लेता है। तो पुरंदर की संधि हुई थी, जो पहली पुरंदर की संधि हुई थी ये जून 1665 में हुई थी मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच में। राक्षस भुवन की संधि हुई थी 1763 में पेशवा माधवराव तथा निजाम के बीच में। कंकापुर की संधि हुई थी 1769 के बीच में माधवराव और जानोजी के बीच में। संगोला की संधि होती है 1750 में बालाजी बाजीराव एवं राम राजा के बीच में होती है ये। अच्छा, ये संगोला की संधि ऊपर आएगा, मतलब कि इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। झलकी की संधि होती है 1752 में बालाजी एवं हैदराबाद के निजाम के बीच में। सूरत की संधि होती है 1775 में रघुनाथ राव व अंग्रेज कंपनी के बीच में, यानी कि कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पुरंदर की संधि होती है 1776 में माधवराव नारायण राव व अंग्रेजों के बीच में। बड़गांव की संधि होती है 1789 में माधवराव नारायण राव व अंग्रेजों के बीच में। सालाबाई की संधि होती है 1782 में माधवराव नारायण राव व अंग्रेजों के बीच में। ये क्रम जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम क्रम वाइज जो है याद रखिएगा। बसीन की संधि होती है 1802 में बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच में। देवगांव की संधि होती है 1803 में बरार के भोसले और अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है दिसंबर 1803 में सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच में। राजापुर घाट की संधि होती है 1804 में होलकर एवं अंग्रेज के बीच में। पूना की संधि होती है जून 1817 में बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि होती है नवंबर 1817 में सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच में। और मंदसौर की संधि होती है जनवरी 1818 में होलकर एवं अंग्रेजों के बीच में। ये सारी संधि जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख के इनका ईयर वाइज जो है क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि अब आयोग जो है वर्ष देने में थोड़ा बहुत जो है कतरा रहा है, वो वर्ष नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा।
1814 से 16 के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है। नेपाल की तरफ से भीमसेन थापा जो है नेतृत्वकर्ता होते हैं और अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग रहते हैं। तत्कालीन जो कारण होता है वो अंग्रेजों का 1801 में गोरखपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लेना होता है, जो कि यूपी में पड़ता है। नल पानी का युद्ध होता है इसी आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान। जैतकी का युद्ध होता है, मालाओं का युद्ध होता है, ये क्रम से लगा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। कभी कभी क्या होता है ना कि सीधे सीधे जैसे आपको पूछ लेगा कि नल पानी का युद्ध मतलब कि किन के बीच में हुआ, तो आपको ध्यान रखना होगा ना कि नेपाल और कंपनी के बीच में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान ही सुगौली की संधि होती है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। गोरखाओं ने सिक्किम, कुमायूं और गढ़वाल तथा तराई भूमि अंग्रेजों को दे दी थी सुगौली की संधि के माध्यम से। कंपनी तराई क्षेत्र में जो नुकसान हुआ था उसके लिए जो है भीमसेन थापा को 2 लाख प्रति वर्ष देने का वादा किया था। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था इसका जो टाइम पीरियड था ये था 1838 से 43 के बीच में। रूसी प्रभाव को रोकने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने आक्रमण का आदेश दिया था और यही जो है तत्कालीन कारण भी बना था। अफगान शासक जो होते हैं उनका नाम होता है अमीर दोस्त मोहम्मद, जो कि दुर्रानी साम्राज्य से आते हैं। अंग्रेज शाह शोजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था, मतलब कि जो कंपनी होती है, अंग्रेज कंपनी जो होती है, वो शाह शोजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाने का समर्थन दे रहे थे। 1840 में जो है इसी क्रम में परवान का युद्ध होता है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा। अफगानों को रोकना मुश्किल हो जाता है और अंग्रेज जो है पीछे हटने का निर्णय ले लेते हैं। अफगानों ने घेराबंदी कर सोजा को जो है समाप्त कर देते हैं, यानी कि सोजा को मौत के घाट उतार देते हैं और 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने अफगानिस्तान खाली करने का निर्णय ले लिया। 1855 में ब्रिटिश भारत और काबुल के दोस्त मोहम्मद के मध्य पेशावर की संधि पर हस्ताक्षर होता है, जो कि हस्तक्षेप न करने की नीति थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। अब हम बात करते हैं दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में कि यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1878 से 80 के बीच में। लॉर्ड गवर्नर होते हैं लिटन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं बेंजामिन डिजायरली। ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जामिनर जो है यहां से भी प्रश्न जनरेट कर देता है। 1878 में हमला होता है, शेर अली की इसमें मृत्यु हो जाती है। शेर अली के बेटे याकूब खान के साथ 1889 में गंडामक की संधि होती है कंपनी के साथ। 1880 में लॉर्ड रिपन ने अहस्तक्षेप की नीति को पुनः लागू कर दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1893 में डूरंड रेखा का निर्धारण होता है, जो है क्या बोलते हैं, अंग्रेजी जो साम्राज्य होती है और अफगानिस्तान के बीच में। सारागढ़ी का युद्ध कई बार एग्जाम में आया है। सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? 1897 में, ये आप याद रखेंगे। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध, अब इससे कौन कौन से फैक्ट हैं? इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है मई 1919। रावलपिंडी की संधि होती है, यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रख लें। डूरंड रेखा की पुनः पुष्टि की जाती है इस संधि के माध्यम से। अफगानिस्तान ने विदेशी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता पर रावलपिंडी संधि के माध्यम से प्राप्त कर ली थी। अंतिम संशोधन संधि पर 1921 में हस्ताक्षर हुए थे, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि क्या बोलते हैं तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध के समय। अब हम बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1845 से 46 के बीच में। अब यहां से कौन कौन से फैक्ट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। महाराज दिलीप सिंह का शासनकाल रहता है। महाराज दिलीप सिंह की सेना एक तरफ होती है, दूसरे तरफ अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता लॉर्ड हॉर्डिंग होते हैं, जिनके सेनापति होते हैं लॉर्ड गफ। ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे। युद्ध की घोषणा 13 दिसंबर 1845 को कर दी जाती है और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही 5 युद्ध लड़े जाते हैं, ये भी आप क्रम से याद रखेंगे। मुदगी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बादोवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सुबराव का युद्ध, ये 5 युद्ध भी आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख प्रधान सेनापति लाल सिंह व तेज सिंह के विश्वासघात के कारण जो है सिखों की हार होती है 10 फरवरी 1846 को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाहौर की संधि होती है मार्च 1846 में दिलीप सिंह व अंग्रेजी सेना के मध्य में। बाद में एक और संधि होती है जिसका नाम होता है भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1848 से 49 के बीच में होता है। तत्कालीन कारण क्या होता है, मुल्तान के सुल्तान मूलराज का विद्रोह जो है अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध जो है शुरू हो जाता है। पंजाब को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए विद्रोह शुरू कर दिया जाता है और इसी क्रम में चिलियानवाला का युद्ध होता है। कई बार एग्जाम में आया है, इसका डेट आप याद रखेंगे 13 जनवरी 1849 को। शेर सिंह बनाम कमांडर गफ के बीच में यह युद्ध होता है और यह युद्ध भी अनिर्णायक युद्ध रहता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। गुजरात का युद्ध जो है इसी क्रम में होता है आंग्ल सिख युद्ध में। इसका भी आप डेट याद रखेंगे 21 फरवरी 1849 को। कब होता है गुजरात का युद्ध? 21 फरवरी 1849 को। अंग्रेजी नेतृत्व जो है चार्ल्स नेपियर के पास रहती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे तोपों के युद्ध के भी नाम से जाने जाता है, जिसे मतलब कि जिसमें सिखों की जो है बुरी तरह पराजित हुआ था, मतलब कि सिख जो है बुरी तरह पराजित हुए थे। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा कर देता है कि अब संपूर्ण पंजाब पर अंग्रेजी जो है साम्राज्य की हुकूमत होगी। तो ये जो था ये हमारा था दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जितने भी संधियां हुई हैं, जितने भी, जैसे मैंने यहां पे युद्ध बताया है कि पहले आंग्ल सिख युद्ध में मुदगी का युद्ध होता है, फिरोज शाह का युद्ध होता है, बादोवाल का युद्ध होता है, अलीवाल, सुभाराव, तो इनका क्रम आप लोग जो है जरूर याद रखा करिए। तो ये अभी हमने देखा डिटेल में जितने भी युद्ध और संधियां हुई थी। अब एक बार हम लोग आयोग के जितने प्रश्न आए हुए हैं अब तक उसको भी हम लोग जो है कवर कर लेते हैं, वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होना है। और हो सकता है कि आयोग जो है अपना रिपीटेड प्रश्न ही यहीं से पूछ ले। तो इसमें जो है हम लोग मिडबल में, प्राचीन भारत के इतिहास में और आधुनिक भारत के इतिहास में जब जब युद्ध हुए हैं, कौन सी संधियां हुई हैं, इनको हम लोग जो है कवर करेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक मिनट पेन ले लेते हैं। यहां पे जितनी भी संधियां हुई हैं मैं बताया हूं कि उन संधि को आप लोग जो है क्रम से जरूर याद कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें जो हमारा पहला होता है ये होता है 326 में हाई डेस्पीच का युद्ध होता है, जिसमें क्या बोलते हैं सिकंदर और पंजाब के राजा पुरु के बीच में ये युद्ध होता है और पुरु जो है इसमें पराजित हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 261 युद्ध में क्या होता है, कलिंग का युद्ध होता है और इस युद्ध में अशोक जो है कलिंग के राजा को पराजित कर देता है और उसके बाद ही अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का पालन करता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ये ईयर भी आप याद रखे रहिएगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अब 618 से 619 ईसा पूर्व के बीच में पोलीलूर का युद्ध हुआ था, राजा पुलकेशन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच में हुआ था, जिसमें क्या होता है कि पुलकेशन द्वितीय जो है ये विजयी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मिनट पेन ले लेता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ये हो गया पेन, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि पोलीलूर का युद्ध कब होता है, 618 से 619 के बीच में। नेक्स्ट जो होता है 712 में रावर का युद्ध होता है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। यह युद्ध राजा दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के बीच में होता है और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया था। ये सारे के सारे युद्ध जो है एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं जो है इसको अलग से तैयार किया हूं। तो इसको आप लोग ये समझिए कि एक तरीके से आप जो है यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध हुआ था, महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था, यह भी आप याद रखेंगे। 1191 में बहुत बार आया है, तराइन का पहला युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1194 में चंद्रमार का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मध्यकालीन के वो युद्ध जो एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये आप याद रखेंगे। 1528 चंदेरी का युद्ध होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा जाता है, इसको आप याद रखिए। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है बाबर और महमूद लोदी के बीच में। ये चारों जो है युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर के, क्योंकि जो है अभी हाल ही फिलहाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये युद्ध जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रम आप याद रखे रहिएगा।
1532 में दौराह का युद्ध होता है हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में, जिसमें महमूद लोदी की हार होती है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, कई बार एग्जाम में आया है। यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी रहते हैं। 1540 में कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जिसमें पुनः शेर शाह सूरी विजयी होते हैं और हुमायूं जो है पूर्णतः परास्त हो जाता है। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ये क्रम आप देख लीजिए, क्रम याद रख लीजिएगा। वर्ष जो है अब आयोग देना नहीं चाहता है, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं। देखिए दे दे वो अलग बात है, मतलब कि मैं ये एकदम कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि नहीं देगा, लेकिन आप क्रम याद रखे रहिएगा। वर्ष के साथ साथ होता क्या है ना कि अलग अलग किताबों में अलग अलग नोट्स में जो है 1-2 साल का जो है डिफरेंस आ जाता है, वो अपने अपने अलग अलग स्रोतों से पढ़े हुए होते हैं। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है हुमायूं और अफगान सालार खां के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में, इसमें हुमायूं विजयी रहते हैं। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में एग्जाम में आया हुआ है। इसमें बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्य, अब वो 4 मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था और तालीकोटा युद्ध को बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में, जिसमें राणा प्रताप की हार होती है और मुगलों की जीत होती है। 1600 में अहमदनगर का युद्ध हुआ था अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के बीच में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1601 में असीरगढ़ का युद्ध हुआ था अकबर और मियां बहादुर के बीच में। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, और 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, ये आप याद रखेंगे। तो ये तो सारे रहे मध्यकालीन भारत के। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के जितने युद्ध थे जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं। 1707 खेड़ा का युद्ध मराठा छत्रपति साहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू की विजय होती है। 1724 सकर खरदा का युद्ध होता है निजामुल मुल्क एवं मुबारिज खां के मध्य, जिसमें निजाम जो है विजयी रहते हैं। 1737 में भोपाल का युद्ध होता है बाजीराव प्रथम एवं मुगलों के बीच में, जिसमें बाजीराव प्रथम को विजय प्राप्त होती है। करनाल का युद्ध होता है 1739 में नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच में होता है, जिसमें नादिर शाह की जीत होती है। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में, और इस युद्ध में अलवर्दी खां की जीत होती है। 1744-48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल में बात किया है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। इसमें फ्रांसीसी सेना की विजयी होती है। और 1750 में चौमन के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। पहले कर्नाटक युद्ध के माध्यम से एक्स ला चैपेल की संधि होती है, दूसरे से पौंडीचेरी की संधि होती है, और तीसरे से जिसका टाइम पीरियड होता है 1757 से 63 के बीच में, उसमें जो है पेरिस की संधि होती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता क्लाइव रहते हैं और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। 1759 में बेदरा को युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों के बीच में, अभी हमने बात किया था। 1760 में वांडीवाश का युद्ध होता है, इसकी भी बात हम लोगों ने किया है। आयरकूट और लैली के मध्य होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी रहते हैं। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ये आप याद रखेंगे। देखिए क्रम से लगाया गया है, इसको आप क्रम वाइज ही याद रखेंगे। पानीपत का युद्ध होता है तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है मुनरो और मीर कासिम सजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी होते हैं। 1766 और 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, अभी हमने इसकी चर्चा की थी, अंग्रेज वयम हैदर अली के बीच में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1774 में रोहिला का युद्ध होता है। 1775 में सिंध खेड़ा का युद्ध होता है, निजाम व मराठा के बीच में ये युद्ध होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1775-82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स मराठा के नाना फडणवीस के बीच में होता है। 1780-84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ऐसे ही क्रम आप लगा के अपने कॉपी में लिख लिख के याद करेंगे, तभी आपको जो है इसका फायदा मिलने वाला है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा।
1780-84 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, अभी हमने चर्चा की थी। 1790-92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, 1799 में चौथा, और 1803 से 5 के बीच में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ये सारे के सारे जो है एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनका क्रम लगा के एक बार जरूर याद करिएगा। और अगर ये सेशन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो एक बार हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही बता दें कि यूपी स्पेशल पे ज्यादा फोकस रहे आप लोग का, मैथ रीजनिंग पे भी अच्छे से फोकस रहना चाहिए। करंट अफेयर के आपको वहां पे 25 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यूपी स्पेशल के आपको 12 से 15 प्रश्न दिखेंगे, मैथ रीजनिंग से 8 से 10 प्रश्न दिखेंगे। तो आप देख रहे हैं केवल इन्हीं 3 सेक्शन से आप लगभग 50 के आसपास जो है अपना स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों का बहुत अच्छे से आप जो है रिवीजन करते रहिए। बहुत अंत समय आया है, और अगर आप लोग को ये लग रहा है ना कि जैसे सब कुछ भूल रहे हैं, सब कुछ मिक्स मैच हो रहा है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ा है इसीलिए आपको लग रहा है। आंग्ल मराठा युद्ध जरूर याद कर लीजिएगा और मराठा साम्राज्य अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, अगर ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।